May I come in, sir? आइए। Thank you, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, बैठिए सुनील। Thank you, sir. कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? जी सर। मास्क के साथ बात करना पसंद करेंगे कि मास्क हटाकर? सर मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, आप बताइए। आपको जो अच्छा लगे। जी सर। ठीक है, तो आप अपना परिचय दीजिए, बोर्ड के सदस्यों को बताइए। जी सर। सर मैं मूलतः दौसा जिले का निवासी हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में हुई। उसके बाद मैंने 10th और 12th जयपुर से की। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से। और मेरी हॉबीज है सर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एंड योगा, और आरएस में सर ये मेरा पहला प्रयास है। महाराणा प्रताप का क्या महत्व है राजस्थान के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए? सर महाराणा प्रताप का महत्व है कि स्वाभिमान और समर्पण जो उनका था अपनी क्षेत्र और जनता को लेके, वो काफ़ी महत्व है। उसके अलावा सर अगर संस्कृति में देखें तो एक चावन शैली भी चित्रकला की उनके काल में विकसित हुई, और उनसे सर हमें सीखने को मिलता है कि योजनाबद्ध कार्य और पेशेंस किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा दर्शाया भी सर। दौसा से एक बड़े लोकप्रिय नेता अभी राजनीति में सक्रिय हैं, कौन है वो और किस पद पे हैं अभी? सर मुझे लगता है आप सचिन पायलट जी के बारे में बात करें। सर अभी वो पद विधायक पे हैं, पहले मंत्री थे जो अभी नहीं है सर। तो क्या लगता है उन्होंने जो राजनीतिक कदम उठाया वो उनके परिपक्वता की कमी का परिचायक है या हमारे देश में युवाओं को मौके नहीं मिल रहे हैं? सर मुझे लगता है जो पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी है उसको सशक्त करने के लिए उन्होंने जो भी अपना कदम उठाया उस पे वो उनका स्टैंड आज भी कायम है, और शॉर्ट टर्म में उनको कुछ हानि भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पार्टी और राज्य के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। क्या वो आज के राणा प्रताप साबित होने जा रहे हैं? सर ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि उन्होंने एक अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पे रखी, और जब उनको लगा कि वास्तव में मेरी बात सुनी जाएगी तो वास्तव में उन्होंने पार्टी की जो भी लीडरशिप थी उसकी बात भी मानी सर। आपने इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल किया है ना? जी सर। और उसके बाद राजनीति विज्ञान विषय भी पढ़ा है? जी सर। तो ये बताएं कि भारत के संविधान में राज्य की परिभाषा क्या दी गई है और किस अनुच्छेद में दी गई है? सर आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, और स्टेट की डेफिनेशन में सर जो सरकार है स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की, उसके अतिरिक्त जितनी भी संस्थाएं हैं चाहे विधिक हो संवैधानिक हो, उन सभी को शामिल किया गया है सर। क्या कोई गैर सरकारी संगठन भी राज्य के परिभाषा के दायरे में आ सकता है? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ पर्सनल लॉज के बारे में भी उसमें कुछ लिखा हुआ है सर, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं। अच्छा, आजकल भारत में अधिवास के आधार पर, डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण का प्रचलन बढ़ रहा है। जी सर। आप बता सकते हैं कि अधिवास और निवास, डोमिसाइल और रेसिडेंस में क्या अंतर होता है? सर डोमिसाइल तो आप जिस जगह पे जन्म लिया है आपने उसके आधार पर डिसाइड होता है, और निवास में आप प्रेजेंटली कहाँ निवास कर रहे हैं उसके आधार पर लिया जाएगा सर। तो क्या लगता है कि ये स्वस्थ प्रक्रिया है कि मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह अब चीफ मिनिस्टर या महाराष्ट्र हो, लोग कह रहे हैं कि वहाँ जो जन्म लेने वाले लोग हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों में 80% 70% आरक्षण होगा? जी क्या ये भारत की एकता और अखंडता के लिए स्वस्थ प्रवृत्ति है? सर मुझे लगता है सर, अगर मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि कुछ जो रोजगार को लेकर समस्याएं हैं उन बुनियादी चीज़ों पे ध्यान देकर जो स्थानीय स्तर पर है उनको बढ़ाने के सर और भी तरीके हैं। जैसे सर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जो स्टेट स्पेसिफिक जो मटेरियल है या जो क्वेश्चंस हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, और जो स्किल डेवलपमेंट है वहाँ के स्टेट के लोगों का वो किया जा सकता है, ताकि ऑटोमेटिकली उनको रोजगार मिले और इन कदमों की राज्य को आवश्यकता ही नहीं हो सर। राजस्थान में कितने संभाग हैं? सर 7 संभाग हैं। और कितने जिले हैं? 33 जिले हैं सर। जिलों की संख्या संविधान लागू होते समय कितनी थी, अर्थात 26 जनवरी 1950 को कितनी थी? सॉरी सर, इस बारे में मैं रिकॉल कर। ठीक है, थैंक यू सर। सुनील जी सर।
आप मुझे ये बताइए कि एक चर्चा में चीज़ चल रही है, क्रिस्टोजैमिंग चल रहा है। क्रिस्टोजैमिंग ये क्या चीज़ है? अभी चर्चा में काफ़ी। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। ओके, आप योगा करते हैं? जी सर। योगा से क्या फ़ायदे हैं? सर मुझे पर्सनल जो लाइफ है उसमें एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में काफ़ी बेनिफिट हुआ। उसके अलावा सर योगा है जो लाइफ में डिसिप्लिन को ऐड करता है सर। यानी योगा करने वाले सभी डिसिप्लिन होते हैं? सर मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे मैंने ये फील किया है सर। अच्छा, एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग क्या चीज़ है? आपने अपनी हॉबीज़ में लिखा है। जी सर। यानी यहाँ से लेके आप दुबई तक दौड़ाएंगे या न्यूयॉर्क तक दौड़ाएंगे? नहीं सर। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग क्या है? सर जो मैंने नेट पे पढ़ा उसके आधार पर, क्योंकि मैं डेली सर 8 से 10 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, तो उसमें ऐसा कैटेगराइज किया गया है कि उसको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की कैटेगरी में रखा हम गया। कुछ रनर्स को देखते हैं जो ये कहें कि प्राकृतिक तौर पे उनको रनर प्रकृति ने बनाया है, जैसे हुसैन बोल्ट है। जी सर। उनकी बॉडी में कैसी क्या खासियत थी कि वो इतने अच्छे धावक थे? सर जैसा कि आपने बताया कि हुसैन बोल्ट है, उनकी सर जो जेनेटिकल और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक विशेषताएं हैं, जैसे सर उनका जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर से कोई उनके 2 पाँव से 4 पाँव हो गए हों, ऐसा तो कुछ है नहीं? नहीं सर, एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँ तो जो उनकी बोन और काफ की स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी थिन होती है, तो एक वेट उनका कम उसके हिसाब से हो जाता है और वो पेंडुलम में आसानी होती है सर। यानी वो उड़ भी सकते हैं? नहीं बोन सर। तो उसी पक्षियों की पतली होती हैं, खोखली भी होती हैं। तो कहने का अर्थ है ये, हार्ट बड़ा होता है उनका और उनकी जो हार्ट रेट होती है वो धीमी होती है एक परफेक्ट रनर के लिए। चलिए आप मुझे बताइए कि अब वर्तमान में एक बहुत सी चीज़ चल रही है कि ये बड़ा ज़बरदस्त रोग है, कोई रोग चल रहा है, उस रोग ने हमें क्या प्रभावित किया है? हमारे शरीर में कहाँ अटैक करता है वो? सर लंग्स पर जो कोरोना वायरस। रोग कौन सा है सर? रोग का नाम कोरोना बताइए। वायरस तो बेचारा अकेला है, उसका तो क्या? सर कोविड-19। कोविड-19 नाम क्यों रखा गया है इसका? सर इसकी फुल फॉर्म है कोविड वायरस डिजीज। 2019 में इसका ओरिजिन हुआ था और सर चीन के वुहान प्रांत में। अच्छा जी सर। तो ये कहाँ पर अटैक करता है बॉडी में? सर ये लंग्स पर अटैक करता है। अभी एक और चीज़ भी चल रही है कि प्लाज्मा थेरेपी इसके लिए बहुत कारगर है, लेकिन एक विशेष समूह कह रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी नहीं करनी चाहिए, ये डेंजरस है, ये म्यूटेशन को भी करवा सकती है। आप इससे सहमत हैं? सर इसमें डिफरेंट स्टडीज आई हैं और अभी 2 दिन पहले ICMR की गाइडलाइंस भी आई हैं। सर उसमें ये माना गया है कि अगर 4 से 7 दिन में किसी को इन्फेक्ट होने के बाद अगर प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है तो वो इफ़ेक्टिव देखी गई है। उसके बाद में इसकी प्लाज्मा है क्या? सर प्लाज्मा जो है वो ब्लड में एक लिक्विड होता है जो लगभग 55% उसका रेशियो होता है सर ब्लड में। और उसके अलावा कुछ नहीं होता उसमें? सॉरी सर अगर ओके। एक मेरे को और बताइए कि आयुष्मान खुराना इस समय चर्चाओं में है, फिल्में देखते हैं आप? सर अभी रेगुलर तो नहीं देखे। आयुष्मान खुराना को जानते हैं, वो भी चर्चा में है, क्यों चर्चा में है? कोई विशेष कारण? सॉरी सर। ओके चलिए, ये सनराइज क्या चीज़ है? सनराइज सर मैं जहाँ तक है एक IPL की टीम के बारे में रिकॉल कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये बताइए कि प्रवासी पक्षी दिवस पर इस 2020 में क्या लोगो रहा उसका? सॉरी सर इसके बारे में मुझे जानकारी जुटा सर। थैंक यू सर। सुनील जी। जी सर। ये बताइए आप, दौसा में पर्यटन के लिए क्या आपको चीज़ें दिखाई पड़ती है, कैसे आप उसको डेवलप कर सकते हैं? जोशी मोहल्ले में आप रह रहे हैं, ठीक है, और आपको बात अगर ये करनी हो कि आप पर्यटन को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो पहले तो 2 ऐसी जगह बताइए जहाँ लोग जा रहे हो दौसा में। सर दौसा में एक तो दौसा ज़िले में ही आभानेरी ग्राम है। आभानेरी को अगर हम हटा दें तो दौसा को नहीं जानेंगे? नहीं सर, लेकिन एक इम्पोर्टेंट वहाँ का स्थल है सर। उसके अलावा दौसा में एक दुर्ग भी है जो देवगिरी की पहाड़ी पर है। जी सर। कछवाहा शासकों के द्वारा जी सर बनवाया गया, ठीक है। आयुर्वेद के ऊपर इस बार बहुत अपनी सरकार चर्चा में है जी कि आयुर्वेद के लिए काम करना चाह रही है, तो आयुर्वेद में क्या संभावना देख रहे हैं? क्या आयुर्वेद के माध्यम से या होम्योपैथी के माध्यम से जो ये बीमारी चल रही है इसका इलाज किया जा सकता है? सर इलाज के बारे में तो ऐसी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है
और सर इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी आयुर्वेद काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है सर। अच्छा, जी। तो मतलब सोना चांदी च्यवनप्राश लें तो कुछ अंदर की चीज़ें ठीक हो जाएगी? सर इस बारे में जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है, अगर उन्हीं को फॉलो किया जाए तो सर। च्यवन ऋषि का नाम सुना होगा आपने, उनका यौवन वापस किया था। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे कोई बात। महाराणा प्रताप को अगर हटा दें जी सर मेवाड़ के इतिहास में से, जी सर, तो कौन सा ऐसा एक शासक दिखाई पड़ता है जो मुगलों के सामने खड़ा हो सकता था मेवाड़ के इतिहास में? जी सर, राणा सांगा। राणा सांगा, जी सर। ठीक है। राणा सांगा तो एक बार युद्ध जीत भी गए थे। जी सर। और जीतने के बाद 1 महीने तक बुसावर में रहे, जी, जो उनकी एक भूल भी मानी जाती है। जी सर। और राणा सांगा ने जब युद्ध किया तो वो राणा सांगा जिनके शरीर पर 80 से भी ज़्यादा कहावत थी। चलिए राणा सांगा की अगर बात करें, राणा सांगा जीत जाते तो शायद आज आप मुगलों को और नहीं देखते। ठीक है, सपोज करें कि भारत इस समय अंग्रेज़ों के नियंत्रण में है, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी, एक गरम दल है, एक नरम दल है। जी। आप दोनों में से किसे ज्वाइन करेंगे? सर मैं किसी पर्टिकुलर दल को ज्वाइन करने के बजाय दोनों की जो सकारात्मक बातें हैं उनको सर अगर मेरे उतारना चाहूँगा और लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा सर। लोगों तक पहुँचाना। जी सर। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, जी सर, उस राजस्थान के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना योगदान रहा? सर जैसा कि इतिहास में है कि नेशनल लेवल पे भी इंटीग्रेशन और उसी का पार्ट राजस्थान था, तो उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो यहाँ के राजा महाराजा थे उनको कन्विंस करने में काफ़ी प्रभावी भूमिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर निभाई थी। एक रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। जी सर। है ना? और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रमुख के रूप में भी थे। जी सर। और जोधपुर रियासत के राजा थे उस समय हनुवंत सिंह जी। जी। बीकानेर के शासक जी सर शार्दुल सिंह जी। जी। शायद ये दोनों पाकिस्तान में जाना चाहते। अगर ये दोनों रियासतें पाकिस्तान में चली जाती तब आज राजस्थान में आर्थिक स्तर पर क्या कमी दिखाई पड़ती है आपको? बीकानेर और जोधपुर, अगर ये दोनों रियासतें वर्तमान में पाकिस्तान में चली जाती तो आर्थिक स्तर पर राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ता? सर आर्थिक स्तर पर पहला प्रभाव ये होता है क्योंकि जो राजस्थान की है वो कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती, जो कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ काफ़ी उससे अलग हो जाती। दूसरा सर, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चुनौतियां और बढ़ जाती, जो बॉर्डर एरियाज हैं उनमें डेवलपमेंट में नेगेटिव रूप से भी इम्पैक्ट कर सकती थी। तीसरा सर, जोधपुर और बीकानेर के बारे में स्पेसिफिक देखा जाए तो क्योंकि वहाँ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे बीकानेर में लिग्नाइट कोल पाया जाता है, तो सर उन मिनरल्स की भी अवेलेबिलिटी राजस्थान को नहीं हो पाती। टूरिज्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? जी सर, टूरिज्म पर हमारे वर्तमान में राजस्थान में एक इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट। जी सर। और अगर आप अभी देखें तो ये टूरिज्म का सीज़न ही है। जी। दौसा और जयपुर के बीच कितनी दूरी है? सर 52 किलोमीटर। 52 मतलब 1 घंटे में हम पहुंच सकते हैं। जी सर। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ आता है? सर वो टूरिस्ट की चॉइस पर है, बाकी उदयपुर में भी टूरिज्म का चलिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ आता है? सर इंडिया में ये पसंद पर है, कुछ लोग हिल स्टेशंस को प्रायोरिटी देते हैं और साउथ में भी जाते हैं सर। साउथ में आप, चलिए ठीक है सर। थैंक यू सर। सुनील जी सर। रिवर्स ग्लोबलाइजेशन शब्द आजकल फिर प्रचलन में बढ़ रहा है, क्या होता है ये रिवर्स ग्लोबलाइजेशन? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ शायद प्रोटेक्शनिज्म के बारे में सर बात कर रहे हैं। तो फ़र्क बता दीजिए फिर, प्रोटेक्शनिज्म और रिवर्स ग्लोबलाइजेशन में फ़र्क क्या है? सर एग्जैक्ट टेक्निकल डिफरेंस तो सॉरी। ठीक है, भारत की नीतिगत स्थिति क्या है? हम क्या रिवर्स ग्लोबलाइजेशन का सपोर्टर हैं या हम ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर हैं अभी? सर क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से भारत, पूरी इतिहास नहीं जी, अभी पिछले कुछ वर्षों भारत ग्लोबलाइजेशन का पक्षधर है और जो फेयर और ट्रांसपेरेंट ग्लोबलाइजेशन है उसकी दिशा में आत्मनिर्भर भारत है, वो भी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए ही एक कदम है सर। क्वाड 4 क्या है? सर क्वाड 4 4 देशों का एक ग्रुप है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, जिसपे सर दीर्घकालिक रणनीतिक और सामरिक संबंधों पर इनफॉर्मल मीटिंग होती है सर। इनफॉर्मल है, लेकिन आजकल क्वाड 4 में भारत सैनिक रूप से काफ़ी सक्रिय हो गया है। जी सर। और इस वजह से चीन के साथ टकराव बढ़ता जा रहा है। जी सर।
क्या इससे हमारे राष्ट्रीय हित बेहतर सुनिश्चित होंगे या चीन को हमने और अपना स्पष्ट दुश्मन बना लिया है? सर परिस्थिति के अनुसार किसी भी देश के नेशनल इंटरेस्ट है वो बदलते रहते हैं, और भारत को जब भी जहाँ भी लगेगा उसके नेशनल इंटरेस्ट जिस चीज़ में है सर, वहाँ वो उचित कदम उठाए जा रहे हैं सर। तो आपको लगता है कि भारत की वर्तमान जो नीतिगत दिशा है जी सर, वो सही है? बिल्कुल सर, मैं इसे तो RCEP क्या है और हम उसके सदस्य क्यों नहीं बने? सर जो RCEP है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जो एक तरीके से 16 देशों का ग्रुप था। अगर अभी वर्तमान में 15 ही देश शामिल हुए, उसमें सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसके तहत सभी देशों के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता। जहाँ तक सर भारत का इसमें डिक्लाइन करने के पीछे 3 रीजन मेन दिए जा रहे हैं। पहला तो ये था सर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको काफ़ी, क्योंकि सर बाकी देशों में जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांसमेंट है और प्राइस में डिफरेंस आ जाता है, इसलिए सर एग्रीकल्चर सेक्टर को चुनौती थी। दूसरा सर इसमें ये था कि जो डेयरी सेक्टर है भारत का, उसमें भी क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है उनमें डेयरी सेक्टर काफ़ी डेवलप्ड है, तो यहाँ के डेयरी सेक्टर को बहुत चुनौती थी। तीसरा सर जो सर्विस सेक्टर जिसमें भारत की ग्रोथ है और जो भारत के लिए मेन अपॉर्चुनिटी है, उसको लेकर कोई भारत के लिए अलग से प्रावधान नहीं किए गए थे। तो मुझे लगता है सर इन 3 मुद्दों। क्वाड 4 के कौन से सदस्य देश हैं जो RCEP में भी सदस्य हैं? सर वर्तमान में अगर देखा जाए तो जापान और ऑस्ट्रेलिया सर। तो आखिर ये 2 देश जो क्वाड 4 में भी हैं, RCEP में हैं, जी सर। तो 2 देश क्वाड 4 के हो गए, अमेरिका और भारत जो RCEP में नहीं है। जी सर। तो क्या हम अमेरिका के पिछलग्गू बनते जा रहे हैं? चूँकि अमेरिका RCEP में नहीं है इसलिए हम भी नहीं हैं। सर ऐसा नहीं है, अगर भारत की भी देखा जाए तो एक तरफ जो चाइना के जो प्लेटफॉर्म है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत उसका भी मेंबर है और क्वाड 4 का भी मेंबर है सर। तो इस तरीके से किसी की ग्रुप में शामिल होने के आधार पर सर ये जज करना ठीक है। ठीक है सुनील, बातचीत करके अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। ये आपका पहला इंटरव्यू का अवसर होने जा रहा है RS के सामने? सर ये मेरा पहला ही प्रयास है। ठीक है, क्या लगता है कैसा है परफॉर्मेंस? सर ओवरऑल मुझे ठीक लगा। ठीक लग रहा है, हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है जी। लगभग आप तैयार हैं इंटरव्यू में परफॉर्म करने के लिए? सजेशन चूँकि हमें देना है तो टाई थोड़ा सा जी सर सही चेंज करनी सर, आज आयरन वगैरह कर लीजिएगा और नॉट भी थोड़ा सा जी सर प्रैक्टिस कर लीजिएगा जी। बाकी सब सही है। दिमागी तौर पर आप चौकन्ने हैं, चक्रव्यूह में नहीं फंस रहे हैं जी। और तथ्यात्मक तौर पर, अवधारणात्मक तौर पर भी आप तैयार हैं। तो कुल मिला के वैल्यू एडिशन के लिए कोई विशेष राय नहीं है, जैसे आप हैं वैसे जाके इंटरव्यू दीजिए। ठीक, आपको कुछ पूछना है? सर आपने बता दी। कुछ भी नहीं, जैसे हैं वैसे बनाए रखिए, ज़्यादा सलाह देने से खामखा स्ट्रेस पैदा होगा। जी सर। जैसे हैं वैसे बने रहिए। सर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की हो 1-2 चीज़ें तो वो थोड़ा वीडियो देखते रहिएगा। जी सर। और इम्प्रूवमेंट क्या, थोड़ा सा और मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। जी सर। ठीक है, बाकी सब ठीक है सर। वॉइस का मॉड्यूलेशन और ठीक है, सही है। उसको आप बदल भी नहीं पाएंगे। जी सही है, उसमें अब कुछ भी खामखा स्ट्रेस न ले, सब अच्छा चल रहा है। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।